हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ 105 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सीरीज़ में 105 तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आज से हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के प्रश्नों और उत्तर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज की सीरीज़ में हम 15 शब्दों यानी 2 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारणाओं के नाम लिखे जो वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही हो। 2 भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारणाओं के नाम लिखने हैं जो वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही हो। तो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर देना है। तो 2 अगर हम भारतीय समाजशास्त्र की बात करें तो एक तो है राधा कमल मुखर्जी, दूसरे हैं AR देसाई। राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्य की अवधारणा इन्होंने दी थी, जबकि AR देसाई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इन्होंने दी जो कि वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, DP मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत परंपराओं के परिवर्तन के सिद्धांत को समझाइए। DP मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत परंपराओं के परिवर्तन सिद्धांत को समझाना है। परंपराओं के परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? DP मुखर्जी। डायरेक्ट भी आ सकता है, परंपराओं के परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि सिद्धांत किसका है? DP मुखर्जी का है। DP मुखर्जी के अनुसार भारतीय उच्च परंपराएं श्रुति व स्मृति द्वारा निर्मित होती है। श्रुति और स्मृति के द्वारा निर्मित होती है, जिन्हें अनुभव के द्वारा चुनौती दी जाती है। व्यक्तिगत अनुभव धीरे धीरे सामूहिक अनुभव में बदलता है तथा सामूहिक अनुभव ही समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारक होता है। श्रुति प्लस स्मृति परंपराओं का निर्माण, जिससे सामूहिक अनुभव और परंपरा परिवर्तन। इस तरह से आप शॉर्ट में भी लिख के आ सकते हैं। अर्थात अगर हम थोड़ा और समझे तो ये है कि भारतीय उच्च परंपराएं क्या होती है? श्रुति व स्मृति के द्वारा निर्मित होती है, जिन्हें अनुभव के द्वारा क्या की जाती है? चुनौती दी जाती है। व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे सामूहिक अनुभव में बदल जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का अनुभव जब बहुत सारे लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वो सामूहिक अनुभव में कन्वर्ट हो जाता है। और सामूहिक जब अनुभव उत्पन्न हो जाता है वहाँ उस समाज में, वहीं पर क्या होता है? परिवर्तन बन जाता है। यानी यही सामूहिक अनुभव ही क्या है? परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारी श्रुति प्लस स्मृति, उससे परंपराओं का निर्माण, और परंपराओं का निर्माण जब व्यक्तिगत अनुभव से होगा तो वो सामूहिक अनुभव में कन्वर्ट और परंपरा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को DP मुखर्जी डिटेल से समझाते हैं। इसी का वर्णन DP मुखर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पुनः संस्कृतिकरण से क्या आशय है? पुनः संस्कृतिकरण यानी संस्कृतिशेषण के द्वारा क्या आशय है? तो ये हमें बताना है। तो पुनः संस्कृतिकरण क्या है? योगेंद्र सिंह के अनुसार पुनः संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पाश्चात्य मूल्यों व संस्कृति को त्याग कर पुनः भारतीय संस्कृति, विचारधारा व जीवन पद्धति को अपनाया जाता है। अब इसमें पुनः संस्कृति का मतलब क्या हो गया कि मान लो अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी ने विदेशों की संस्कृति को या फिर अन्य संस्कृति को अपना लिया है, लेकिन जब वापस से सामाजिक परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जब वापस से पाश्चात्य मूल्यों और पाश्चात्य संस्कृति को जब त्याग कर पुनः भारतीय संस्कृति, विचारधारा और जीवन पद्धति को अपना लिया जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? पुनः संस्कृतिकरण। योगेंद्र सिंह के अनुसार इसे ही क्या बोला जाएगा? पुनः संस्कृतिकरण। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सिरसिला त्रासदी। सिरसिला त्रासदी क्या थी? कुछ वर्षों पहले आंध्र प्रदेश के सिरसिला और डुबक्का गांव के पारंपरिक बुनकरों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की। इसे ही सिरसिला त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण वैश्वीकरण के कारण वहां के बुनकर बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए तथा विद्युत कंधों का मुकाबला नहीं कर पाए। यानी अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में सिरसिला एक गाँव था, ठीक है, तो डुबका गांव था उसके अंदर। तो उसके अंदर पारंपरिक बुनकरों ने क्या किया? बड़ी संख्या में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण क्या था कि वो वैश्वीकरण के कारण जो बदलती हुई उपभोक्ताओं की जो रुचि के अनुसार जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर पाए, यानी उसके अनुसार वो ढल नहीं पाए। तो उनको क्या हुआ कि अंदर से ये हो रहा था कि हाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ग्लानि अनुभव हो रही थी, या फिर उनका जो विकास था वो रुका हुआ था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसी कारण से उन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर ली। और जो विद्युत कंधे थे उनका मुकाबला ये नहीं कर पा रहे थे।
एक तरह से देखा जाए तो जो नवीनीकरण या फिर जो वैश्वीकरण हो रहा था, उसमें नवीनीकरण हो रहा था, मशीनीकरण हो रहा था, उससे भी वो कंपेटेबल नहीं हो पा रहे थे, उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, बेटर उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने आत्महत्या की थी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिलसिला त्रासदी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हेनरी बर्नस्टीन के गरीबी के कितने आयाम बताए हैं। हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी के कितने आयाम बताए हैं। तो हेनरी बर्नस्टीन के अकॉर्डिंग आपको गरीबी के आयाम बताने हैं। तो उन्होंने गरीबी के कितने आयाम बताए हैं, 4 आयाम बताए हैं। 4 आयाम में ये हो गया जीविका, रणनीतियों का अभाव, पहला तो हो गया, क्या हो गया, जीविका और रणनीतियों का अभाव। दूसरा हो गया संसाधनों, धन भूमि की अनुपलब्धता, संसाधनों की देख लो, धन की देख लो, यानी वित्त की देख लो, भूमि की अनुपलब्धता हो गई। फिर असुरक्षा की भावना। फिर चौथा हो गया अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध बनाने में असक्षमता। दोबारा से देखते हैं, हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी के 4 आयाम बताए। 4 आयाम में उन्होंने बोला कि जीविका हो गई, रणनीतियों का अभाव हो गया, संसाधनों धन भूमि की अनुपलब्धता हो गई, असुरक्षा की भावना कि उनको असुरक्षा हो रही है, अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध उनके नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सारे ही जो है उन्होंने गरीबी के आयाम बताए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नवजीवन योजना। नवजीवन योजना क्या है। यह राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों व परिवारों को चिन्हित कर विकास की मुख्य धारा में लाना। क्या हो गया, ये क्या है, राजस्थान सरकार की नवजीवन योजना किसकी है, राजस्थान सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। इसमें क्या होता है, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और व्यवसाय में लिप्त जो भी व्यक्ति है या परिवार है उनको चिन्हित कर विकास की मुख्य धारा में लाया जाता है। इसके तहत 30 जातियों को इस योजना में शामिल भी किया गया है, क्योंकि कुछ जातियां होती है जो शराब का निर्माण, भंडारण और व्यवसाय तीनों में लिप्त होती है, तो उन जातियों की पहचान करके उनको इस योजना में लाया भी गया है। तो इस तरह से ये योजना काम करती है। आगे की सीरीज में हम 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।